भारत जैसा इतना बड़ा देश, हम दुनिया में कहीं से कुछ भी खरीदें, अमेरिका को उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन इस सरकार अगर ये देखे, ये तो इनके मुंह पर इन्हीं के लोग तमाचा मार रहे हैं। हरियाणा में भी ऐसा रिकॉर्ड बने कि महिला मुख्यमंत्री बने। यहाँ के लोग भी निकम्मे, यहाँ के शिक्षण संस्थान भी निकम्मे, बेकार हैं। आपकी सादगी के पीछे क्या कारण है? दिखावा नहीं करती मैं किसी चीज का। तो कहाँ आप आईएएस की कोचिंग कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, और कहाँ राजनीतिक सफर? तब का सिरसा और आज का सिरसा बहुत फर्क है। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, उस समय के कार्यकाल में आपने कौन कौन से बड़े काम किए? देश का सबसे पहला प्रोजेक्ट सिरसा को मिला। सिरसा को। मंत्री तो पूरे देश की थी। राजीव जी ने जाने से पहले मुझे कहा था कि तो ये कहीं मलाल रहा कि फतेहाबाद को आप रेल से नहीं जोड़ पाए? सरकार नहीं है हमारी। कुछ अनूठे रिकॉर्ड जो हैं हरियाणा के आपके नाम है। पता नहीं, मैंने इन बातों पर इतना ध्यान किया नहीं। उससे जो पैसा आएगा उससे अमृत स्टेशन बनेंगे। हर पॉइंट पे बहस नहीं करना चाहती। अभी पेट्रोल डीजल के भाव 3 रुपए बढ़ाए, उसके बाद 87 पैसे 8 रुपए फिर बढ़ा दिए। आप तो अमेरिका को बड़ा मानते हुए जो वो कहेंगे आप वो मान रहे हो। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, कभी चेयर नहीं की। जितने भी बीजेपी के और लीडर्स हैं वो सब ई रिक्शा, बस इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और पीछे उनका काफिला चल रहा है। तब झाड़ू लेकर सड़क पर आकर फोटो खिंचवा ली थी और उसके बाद गंदगी वहीं की वहीं। पीएम साहब ने आम लोगों से अपील की, सोना ना खरीदो, विदेश यात्रा ना करो। खुद सबसे पहले तेल बचाने के लिए रोड शो किया। नहीं तो क्या ये औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। अच्छा बोला। ठप हो गया अपना ये पूरा एरिया, बठिंडा, गंगानगर, सिरसा, फतेहाबाद। पहले कालावाली में 4 मंत्री डेरा डालते हैं, लेकिन कांग्रेस की नगर पालिका बनती है। बोलते हैं ना पिंग पोंग होता रहा। किसानों की हालत सुधरे, स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है, नीट का एग्जाम आप देख रहे हो, कल फिर उनका प्रदर्शन है। सिस्टम हैज फेल्ड अस। किस टाइप का म्यूजिक सुनती है? पुराने गाने अच्छे लगते हैं, उनमें लय ज्यादा है। आज के पॉडकास्ट में हमारे विशेष मेहमान हैं कुमारी शैलजा जी, जो सिरसा से सांसद हैं। इससे पहले वो 4 बार सांसद रही हैं, यानी कि कुल 5 बार सांसद रही हैं। पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं मौके पर, और कई प्रदेशों की प्रभारी रह चुके हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी की कदावर नेता से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैडम, जो आज की पीढ़ी है वो जानना चाहती है कि मैडम 1988 से लेकर आज तक चुनाव लड़ते आए हैं, सिरसा से कई बार प्रतिनिधित्व किया, अम्बाला से किया, तो आपका जन्म स्थान कौन सा है? शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जन्म स्थान तो चंडीगढ़, और वैसे हिसार से हूँ। हमारा गांव प्रभुवाला है। शिक्षा कई जगह हुई, दिल्ली, चंडीगढ़, थोड़ा सा हिसार भी हुई। बस पढ़ाई यूनिवर्सिटी करते ही सिरसा ने बुला लिया। तो कहाँ आप आईएएस की कोचिंग कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, और कहाँ राजनीतिक सफ़र? जी बिल्कुल, थोड़ा वक्त ऐसा था, मेरे पिताजी जो यहाँ से एमपी थे आपके, तो उनका देहांत हुआ। उसके बाद पार्टी ने मुझे कहा, राजीव जी ने, कि मैं चुनाव लड़ूं। बाई इलेक्शन था 88 में, तो पहला चुनाव तब लड़ा। तब का सिरसा और आज का सिरसा बहुत फ़र्क है। उसके बाद 91 में फिर चुनाव होता है, फिर आप जीतती हैं, पहली बार सांसद बनती हैं। बिल्कुल। उस 88 में बाई इलेक्शन था, 89 में आम चुनाव था, तो उसमें पार्टी ने टिकट मुझे नहीं दी, लेकिन 91 में फिर मुझे मौका मिला। तो आप लोगों का प्यार रहा, सिरसा का प्यार रहा। हरियाणा में हाईएस्ट वोट से मुझे सिरसा के लोगों ने जिता कर भेजा 91 में। फिर केंद्र में मंत्री रहने का सौभाग्य रहा। अनफॉर्चुनेटली राजीव जी का असैसिनेशन हो गया, और 91 में मेरे चुनाव के 2 दिन बाद, और लास्ट मीटिंग उनकी अपने यहाँ होनी थी, लेकिन मौसम ख़राब की वजह से वो उनको महाराष्ट्र से यहाँ आना था, वो नहीं आ पाए। मीटिंग हमारी तैयार थी, नेहरू पार्क में उस समय हुआ करती थी, बाहर नहीं, मंडियों में नहीं। मीटिंग हमारी चल रही थी, तो मैसेज आया कि राजीव जी नहीं आ पाएंगे, मौसम की खराबी। उसके बाद फिर खैर नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, और मुझे मौका मिला केंद्र में मंत्री बनने का। एचआरडी मिनिस्ट्री थी, शिक्षा और संस्कृति, 2 विभाग मुझे मिले उस समय। जब आपको ये डिपार्टमेंट मिले तो आपका प्रयास था कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 और नंबर 2 आप लाए, आप नवोदय विद्यालय लाए, जन शिक्षण संस्थान लाए,
उस समय के कार्यकाल में आपने कौन कौन से बड़े काम किए? अब मुझे तो इतना सच बताऊँ इतना याद भी नहीं है, लेकिन उस समय रेलवे लाइन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। यहाँ छोटी लाइन थी जी, छोटी लाइन थी कि ब्रॉड गेज होना चाहिए। तो मैं उस समय जाफ़र शरीफ जी रेल मंत्री थे, उनसे मिली। उनका बड़ा स्नेह था क्योंकि वो मेरे पिताजी के साथ रहे थे। उनसे जब मैं मिली और मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बहुत प्यार से, उन्होंने ये भी कहा कि राजीव जी ने जाने से पहले मुझे कहा था कि ये बेटी है अपनी, इसका ध्यान रखना है। तो उन्होंने उस बात को ऑनर करते हुए देश का सबसे पहला प्रोजेक्ट ब्रॉड गेज का अपने को सिरसा को मिला। सिरसा को तो जी। उससे तो जैसे एनसीआर नज़दीक हो गया, व्यापारियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। जी जी, व्यापारियों को पूरा एरिया खुलने में, देश से जुड़ने में बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि ब्रॉड गेज लाइन तो फिर पूरे देश के साथ जुड़ गई। तो उससे अपने को बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ सिरसा को, और लोगों ने उस बात को माना भी। काम केंद्रीय विद्यालय के नाम उस समय तो लोगों ने सुने ही नहीं थे जी जब आप नंबर 1 और नंबर 2 लाए। जी, केंद्रीय विद्यालय, वो ये सब चीज़ें थी। जन शिक्षण वो संस्थान था। इवन हमारा जो कृषि का विज्ञान केंद्र वो भी था। तो कई चीज़ें हम करते रहे, हर जगह कुछ ना कुछ किया। तब नरवाना अपने साथ नहीं था, लेकिन बाकी सब भट्टू होता था। ये सब एरिया में कुछ ना कुछ अपने को काम करने को मौका मिला। नहीं, ब्रॉडगेज आपकी देन है, तो ये कहीं मलाल रहा कि फतेहाबाद को आप रेल से नहीं जोड़ पाए? जी बिल्कुल, लेकिन उस समय से अब तक इतनी बार हमने कोशिश की, अभी भी हम लगे हुए हैं कि अग्रोहा और ये सब आगे, उधर से रतिया, टोहाना, तो हमारा प्रयास है। इधर भी ज़रूरत है, कालमवाली से डबवाली, तो प्रयास रहेगा। अब सरकार नहीं है हमारी, लेकिन प्रयास तो जारी है एरिया के लिए। मैडम, इस बार जो आपने लोकसभा के अंदर सवाल उठाए सिरसा को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, उससे अलावा हम बात करेंगे कुछ अनूठे रिकॉर्ड जो हैं हरियाणा के आपके नाम है। आप इकलौती सांसद हैं, महिला सांसद जो हरियाणा से रही। इकलौती आप ऐसी सांसद हैं जिसके पिता भी सांसद रहे एक ही सीट से। ऐसे रिकॉर्ड हैं आपके नाम? पता नहीं, मैंने इन बातों पर इतना ध्यान किया नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड बनाए। दोनों पिता पुत्री केंद्रीय मंत्री भी रहे। जी जी जी, दोनों प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। हाँ, ये आप लोगों का प्यार रहा और पार्टी का आशीर्वाद रहा, नेतृत्व का आशीर्वाद रहा। मौका मिलता रहा बार बार, 5 बार 3 बार सिरसा ने दिया, 2 बार अम्बाला ने दिया, 1 बार राज्यसभा में रहे। बेसिकली तो काम करने का मौका होता है, सेवा करें, जितना अपने हाथ से हो सके वो काम करें। आप 4 बार केंद्रीय मंत्री रही। जो आपको पोर्टफोलियो मिले वो सारे ही प्रभावशाली थे। कोई ऐसा याद हो, कोई बड़े काम उन पोर्टफोलियो के अंदर किए हो? काम तो देखो बहुत हैं, और मिनिस्ट्री में काम करने का मौका भी मिला, और सरकार का जैसे नेतृत्व का पूरा सहयोग रहा। तो इसलिए काफ़ी, जो ज़रूरी नहीं है कि केवल अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए हो, लेकिन देश भर में जिनका हो सके। मंत्री तो पूरे देश की थी। जी, तो इस तरह के बहुत हमने एक्ट बनाए, काफ़ी काम किया। आज के दिन जो मिसाल के तौर पर 1-2 चीज़ें बता देती हूँ। जो रेरा है, तो रेरा अथॉरिटी, मेरे पास कुछ जर्नलिस्ट आए एक बार। हाउसिंग की मिनिस्ट्री मेरे पास काफ़ी लंबे अरसे तक रही, तकरीबन 8.5 साल। तो कुछ जर्नलिस्ट आए और उनमें लेडीज़ भी थी। तो उन्होंने ये कहा कि हमने पैसे जमा किए हुए हैं रियल एस्टेट वालों के पास, लेकिन हमारे पास कोई गारंटी नहीं, इतने साल हो गए, लेकिन अब रियल एस्टेट वालों पर कोई अंकुश नहीं है। अब पैसे हमारे ऐसे ही चले जाते हैं, ना हमारे फ्लैट मिल रहा है। ज़िंदगी भर की हमारी कमाई हमने लगाई है जी कि रिटायरमेंट के बाद कुछ मकान हो, या जैसे भी, मतलब हर एक को चाहिए आशियाना, सर पे छत चाहिए। तो उस बात से मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी कमी है। तो इसको हमने स्टडी किया, क्योंकि लैंड, रियल एस्टेट, ये सब स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो हम कैसे करें। तो लोगों ने कहा कि कंज्यूमर एक्ट है, लेकिन उसके तहत ज़्यादा इंसाफ मिल नहीं पाता। तो इसको सोचकर बहुत अध्ययन किया हमने। तो हमने एक निकाला इसमें कि क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन है जी, तो इसको हम केंद्र से कानून बना सकते हैं। तो वो निकाल कर कई मिनिस्ट्रीज़ में गया, इस पर लीगल वो ओपिनियन लिया, सब कुछ लिया। फिर सबसे बातचीत की रियल एस्टेट से भी, ताकि उनका भी नुकसान भी ना हो, डेवलपमेंट भी हो। देखो, दोनों चीज़ चाहिए होती हैं।
सबका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो और डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो सबसे बातचीत करके बहुत डिस्कशंस हुई हमारी, फिर ये रेरा एक्ट बना बाद में, लेकिन हमने उसको शुरुआत करके मतलब ड्राफ्ट आपने करवाया, सारा हमने करवा दिया था। आज जो कॉलोनाइजर रेरा का फायदा उठा रहे हैं ये उस समय की देन है। कॉलोनाइज़र उपभोक्ता को भी उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं अब रेरा के माध्यम से, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट पहले क्या करते थे, पैसा जमा कराया, किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया, फिर वहाँ से किसी और में लगा दिया, सेफ्टी नहीं थी। सेफ्टी नहीं थी। जो पैसा जमा करते थे कंज्यूमर, उनकी सेफ्टी नहीं थी। और अब वो पैसा भी एस्क्रो अकाउंट, ये वो तो कई चीज़ें हैं, उसमें प्रयास रहा कि दोनों का फ़ायदा हो जाए। एक एग्ज़ाम्पल है। उसके अलावा जैसे सोशल जस्टिस भी था, तो विकलांगों के लिए, जो दिव्यांग जिनको हम बोलते हैं, और उसके अलावा जो हमारा SC/ST एक्ट था, प्रोटेक्शन, उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स जो लगाते हैं रेडी वगैरह, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनके जोन्स के लिए ये था। फिर JNURM हमने उस समय शुरू किया था हाउसिंग से, जो ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जिसका काम अभी सरकार ने ठप करके स्मार्ट सिटी का नाम तो दे दिया, लेकिन कार्य कुछ हो नहीं रहा है। केंद्र से पैसा हार्डली कुछ आ रहा है। और फिर हमने स्कैवेंजर्स एक्ट वो भी किया था। तो काफ़ी चीज़ें उस समय हम कर पाए, किया, कोशिश रही। हर एक होता है कि एक स्टेप फॉरवर्ड, कोशिश रही। इसी से जुड़ी एक बात, अभी जो रेलवे का निजीकरण की बात आ रही है, आपने संसद में भी बात उठाई थी कि ये जो प्रॉपर्टी दी जा रही है, चाहे वो उसको लीज पे दी जा रही है, 19 साल के पट्टे पे दी जा रही है, ये रेलवे का दुरुपयोग है। कि ये हमारा मानना है, कि मेरा अपना मानना है कि जो लैंड है ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हर बार एक्वायर नहीं हो पाता। अभी आज ही जैसे हमको मिल रहे थे लोग, आपने शायद देखा कि यहाँ पर लैंड एक्वायर हो रहा है, एक बहुत बड़ा इश्यू है। इश्यू होता है क्योंकि लैंड कम होता जा रहा है जी। तो सरकार आसानी से लैंड एक्वायर नहीं कर पा रही। आगे आगे और मुश्किल होगा, उसके रेट की बात है, और जो ओनर हैं उनके इंटरेस्ट की बात है, उनका अपना राइट है। तो ये बहुत पेचीदा मामला है। मेरा ये कहना है कि जो सरकार के पास ये लैंड बैंक दशकों से बनाया गया है, रेलवे है, डिफेंस है, बिगेस्ट लैंड होल्डर्स हैं ये देश में, तो इनका जो लैंड है इसको हम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन ये सरकार, आप केवल सिरसा की बात नहीं कह रही, मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में, परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ कि देश भर में इतनी ज़मीन है जो कि लोगों की भलाई के लिए काम हो सकते हैं। सरकारी इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर किए जा सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सकते हैं, अगर निजी क्षेत्र में भी है, जो लोगों के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो। लेकिन इस सरकार की जो नीति है वो केवल और केवल ये है कि हर चीज़ का निजीकरण करो, उपभोक्ता को उससे फ़ायदा हो ना हो, और बड़े बड़े जो घराने हैं उनका फ़ायदा कर दो। ये इनकी नीति में, हमारी में बेसिक सोच का ये फ़र्क है कि लोगों की भलाई होनी चाहिए। इनका ये है कि कुछ बड़े बड़े धनाढ़ लोगों का फ़ायदा हो। ये हमारी सरकार ये कहती है कि प्राइवेट हाथों में देंगे तो उससे जो पैसा आएगा उससे अमृत स्टेशन बनेंगे। देखो, अब मैं हर पॉइंट पे बहस नहीं करना चाहती, कहना एक चीज़ होता है, लेकिन जो आम नागरिक है, सरकार का काम है उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, आसान बनाना। फ़र्क ये है सोच का। और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ शब्दावली से कुछ फ़र्क पड़ेगा, अच्छे अच्छे नाम देने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत अच्छे दिए इन्होंने बहुत सी स्कीमों के, लेकिन वो नाम ही नाम रह जाते हैं। एंड में क्या होता है, अपने यहाँ देख लो, चाहे हरियाणा, आपके सामने 81 एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिए, प्राइवेट हाथों में दे दिए जा रहे हैं। बहुत चीज़ें हो रही हैं। अब क्योंकि मैं उस स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी हूँ, तो ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, कल्चर, इन सब की, तो उसमें हम देखते हैं उपभोक्ता को कितनी दिक्कत है। एयरलाइंस हैं वो कितनी दिक्कत में हैं। आज प्राइवेट एयरलाइन भी सरकार की ओर देख रही है कि हमको बेल आउट करो, वरना हमारे तो सारे ऑपरेशंस ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, एयरलाइन बंद हो जाएंगी। और सरकारी एयरलाइन है, तब थी, तो तब भी। तो इसके लिए देखो, सोच भी चाहिए, काम करने का तरीका भी चाहिए। केवल ये सोचना कि सब कुछ हम हर चीज़ का निजीकरण कर दें और वो अपने आप से ठीक हो जाएगा मार्केट फोर्सेस में। इंडिया अभी डेवलपिंग नेशन है, तो हमें सरकार का काम है कि लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोचना पड़ेगा,
तो उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत होती। ताज़ा हालातों पे मैडम चर्चा करें तो आपके सामने अभी पेट्रोल डीजल के भाव 3 रुपये बढ़ाए, उसके बाद 87 पैसे आज सुबह फिर बढ़ा दिए, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो ये तो दिख ही रहा था, चुनाव आए तो उस समय रोक रखा था इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर सरकार का ये है कि इन्होंने हमारे पास पर्याप्त रिजर्व नहीं रखे, जो कि इनको रखना चाहिए था। दूसरी बात, अमेरिका के सामने इन्होंने अपने देश के इंटरेस्ट को कमज़ोर कर दिया है। ट्रेड डील ऐसी अमेरिका के टर्म्स पर करने का, और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। आप उनके साथ ट्रेड डील में अपने देश को कमज़ोर किया। अमेरिका डिक्टेट करे कि आप कहाँ से क्या खरीद सकते हैं, इंक्लूडिंग तेल, ऑयल, तो उसमें तो हमारा क्या फ़ायदा हुआ? आप तो अमेरिका को बड़ा मानते हुए जो वो कहेंगे आप वो मान रहे हो। तो इसमें अब तेल की कीमत बढ़ रही है, एलपीजी की कीमत बढ़ रही है। अब दुनिया भर में, वरना भारत जैसा इतना बड़ा देश, हम दुनिया में कहीं से कुछ भी खरीदें, अमेरिका को उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उनको आपत्ति है और हम उनकी बात को मानते हैं। तो इसलिए नुकसान किसका है? नुकसान हमारे देशवासियों का। रेट बढ़ाने के अलावा, चलो इलेक्शन के बाद बढ़ाया इन्होंने, रेट बढ़ाने के अलावा जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, जैसे चंडीगढ़ में लागू कर दिया कि 1500 से ऊपर का तेल नहीं मिलेगा, स्कूटी को 500 का मिलेगा, इस तरह का जो पैनिक क्रिएट हो रहा है उसको पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। पैनिक एक चीज़ है, दूसरी बात ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरफ जाएगी। पैनिक भी थोड़ा साइकोलॉजिकल भी इसका फ़र्क पड़ता है, अनसर्टनिटी आ जाती है देश में, मार्केट में, लोगों के, नागरिकों के दिल में कि क्या होगा आगे। और दूसरी ओर आपकी नीतियाँ आप उस तरह से नहीं बता पा रहे हैं कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देश को और लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। एक कुशन चाहिए ना, वो कुशन तो सरकार प्रोवाइड करती है। अब ये कह देना कि हमने सिर्फ इतने पैसे, मैंने देखा, आपने भी सबने देखा, बहुत बड़े बड़े लेख लेकर आई भाजपा सरकार, फलाने देश में ये इतना हुआ है, हमने इतना किया। भाई देशों से मत कंपेयर करो, भारत की एक यूनिक पोजीशन है। अपना बताओ कि आप क्या कर रहे हो अपने देश में, कैसे अपने लोगों को आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, और ताकि हमारे विकास में भी बाधा ना आए, कैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसी स्थिति में। और अगर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी ग्रोथ इस समय कम होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे हम उससे आगे बढ़ेंगे, जीडीपी ग्रोथ का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इन्होंने तो एक वैश्विक मंदी का नाम दे दिया, आपको लगता नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका हल निकालना चाहिए? सर्वदलीय बैठक में भाजपा की, मोदी सरकार की कोई इनका विश्वास है नहीं। कभी भी सर्वदलीय बैठक, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, कभी चेयर नहीं की। जब भी हुआ पार्लियामेंट के लिए हुआ, मुद्दों पर हुआ, माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने किया है चेयर। प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं समझा कि उनको चेयर करना चाहिए। इसके पीछे कारण या फेस नहीं कर पा रहे? ये तो वो ही बता पाएंगे। अब जब राहुल जी भी बोलते हैं तब भी नहीं आते हैं। पार्लियामेंट के प्रति, लोकतंत्र के प्रति एक अंदर से विश्वास होना चाहिए ना। पेट्रोल डीजल बचाने के नाम पर आज जिस तरह मुख्यमंत्री ने आज साइकिल से सेक्रेटरीट गए, आपने सुखना लेक पे भी गए, उसको आप कैसे देखते हैं? और उसके अलावा आप देख रहे हैं जितने भी बीजेपी के और लीडर्स हैं वो सब ई रिक्शा, बस इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और पीछे उनका काफिला चल रहा है। अब क्या बोलें, हर बार इनको तो फ़ोटो ऑप के लिए करना होता है। और मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि जब सफाई की बात शुरू हुई थी तब झाड़ू लेकर सड़क पर आकर फ़ोटो खिंचवा ली थी, और उसके बाद गंदगी वहीं की वहीं। कौन सी सफाई आई है? क्या सफाई दिखती है आपको कहीं भी? अभी तो चलो हड़ताल हुई, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं अभी आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस मुद्दे पर कह रही हूँ कि केवल विजुअल इफेक्ट के लिए ये लोग दिखाते हैं, काम करते हैं। बाकी कहाँ है? आप प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो ये इनमें सब में होड़ लग गई है दिखाने की। क्या रोज़ ऐसा होगा? कैसे प्रोत्साहित करेंगे आप लोगों को? क्या रूल्स बना रहे हैं? उसका आधार क्या है? क्या लोगों को आप कन्वे कर रहे हैं? बहुत सी बातें होती हैं। पीएम साहब ने आम लोगों से अपील की, सोना ना खरीदो, विदेश यात्रा ना करो। खुद अभी विदेश यात्रा से आज वापिस आना है। खुद सबसे पहले तेल बचाने के लिए रोड शो किया गुजरात में। खुद कहा विदेश नहीं जाओ, खुद इतने देशों के भ्रमण पर गए हैं बाहर।
एग्जाम्पल भी तो सेट करना चाहिए। और एग्जाम्पल सेट कैसे करेंगे? एक दिन फ़ोटो खिंचा के नहीं कि एक दिन ई रिक्शा पे चले गए। नहीं तो क्या ये औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। हाँ, ये तो आपने बोल दिया। अच्छा बोला। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इस समय, खासकर हरियाणा की, इसको आप कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो देखो, शैलजा से क्या पूछोगे? लॉ एंड ऑर्डर तो आप आम नागरिक से पूछो, महिलाओं से पूछो, कमज़ोर वर्ग से पूछो। गांव शहर में जिस प्रकार से अपराध इस कदर बढ़ गया है कि बच्चियों के लिए मुश्किल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खोखला साबित हो रहा है इनके अन्य नारों की तरह से। जिस प्रकार से गैंग्स को इतनी बढ़त मिल चुकी है, गैंग्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे ये छोटे छोटे बच्चों को रिक्रूट कर लेते हैं, ये सब क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ। और साथ में अपराध है, साथ में आप देखते हैं कि कैसे ड्रग्स का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है। उसमें अपराधी भी हैं और नए अपराधी भी बनाए जाते हैं। तो इतना बड़ा मामला है, जब तक सरकार में इच्छा शक्ति नहीं होगी और मिशन की तरह काम नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ को आप, फिर वही बात है, कह देते हैं पुलिस फोर्स में एक अलग डिमोरलाइजेशन है, रिक्रूटमेंट नहीं करते हो आप। तो बहुत सी बातें हैं जो आज के दिन हमारे प्रदेश में इतना अपराध बढ़ चुका है। पहले आपको याद होगा, हम कहते थे कि जमुना पार से आ जाते हैं और करके चले जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन अब हमारी युवाओं को भी इसके लपेटे में लिया। सिंथेटिक नशा आ गया अब तो। सिंथेटिक भी अब कहाँ कहाँ क्या फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, क्या हो रहा है, वो भी बीच बीच में पता चलता है। तो इसके पीछे बेरोजगारी कारण है बड़ा। बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा कारण है और सरकार का फोकस नहीं है, वो भी एक कारण है। आपने सिरसा के लिए काफ़ी काम किए, ये एरिया सारा एग्रो बेस है, तो आपके प्रयास थे भी कोई एग्रो बेस यूनिट लगे, कोई नए स्टार्टअप हों, या आगे के लिए आपका कोई रोड मैप? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है राज्य सरकार का, क्योंकि कैसी पॉलिसी बनाते हैं, कैसे आप इंडस्ट्री को यहाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहले हमारे यहाँ कॉटन की कितनी इंडस्ट्री होती, सारी बंद हो चुकी हैं, ठप हो गया अपना ये पूरा एरिया। बठिंडा, गंगानगर, सिरसा, फतेहाबाद, ये सारा कॉटन एरिया रहा। बिल्कुल। और सिट्रस का भी है। तो कई चीज़ें हैं जिस पर अगर सरकार चाहे तो प्रोत्साहन दे, प्रोत्साहन के बिना नहीं हो सकता। देखो, तो ये राज्य सरकार को इसके बारे में सोचकर कि प्रदेश के हर एरिया में, ताकि यहाँ पर रोज़गार भी हो, लोकल लोगों को काम मिले, अपने भी यूनिट सेटअप करें, तो इस कार्य में ऐसी चीज़ के लिए विजन चाहिए सरकार का। सिट्रस की प्रमोशन के लिए तो आपने लेटर भी लिखे, और आपके टाइम में अबूब शहर या ये मांगेआना में जो ये प्रोजेक्ट भी लगे, नर्सरियाँ लगी। सी एक चीज़ है, लेकिन आगे फूड इंडस्ट्री और ये सब भी तो ज़रूरी है ना, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर और बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपको क्या लगता है कि आपके कौन कौन से काम रह गए हैं जो आपको दोबारा मौका मिलता है तो आप करेंगी, खासकर सिरसा के लिए? सिरसा के लिए तो इच्छाएं तो बहुत हैं, क्योंकि शुरू से ही जुड़े हुए हैं, बचपन से ही। और अपना घर है पुराना, हिसार ज़िला है ये तो, मैं तो हुई हिसार की। ये ज़िले तो बाद में बनते गए ना, सिरसा भी बाद में बना, फतेहाबाद भी बाद में बना, इवन भिवानी बाद में बना। बिल्कुल। तो ये तो अपना है ही, अपना घर है। कौन नहीं चाहेगा कि अपना घर सजे संवरे और यहाँ के लोग खुशहाल हों। आगे आने वाला समय होगा, समय के मुताबिक। देखो, अब आगे एक चीज़ और है कि जो भी हम सोचते हैं पर्यावरण के बारे में ज़रूर सोचना है, जो प्रदूषण फैल रहा है उसके बारे सोचना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब तो आगे का, आज का नहीं, आगे के दशकों तक सोच रखनी पड़ेगी, तभी खुशहाली होगी। आपने तो यहाँ के लिए हमें ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जिसमें पोल्यूशन कम से कम हो, पानी का इस्तेमाल सही ढंग से हो, डिस्चार्ज कम हो। क्योंकि मैंने देखा जैसे यमुनानगर में इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत पोल्यूशन डिस्चार्ज होता है वहाँ से, जमुना जी खराब होती है, ग्राउंड वाटर खराब होता है। तो ये कई चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यहाँ के बच्चों को पहली बात तो देखो सही शिक्षा मिले। यहाँ मेडिकल कॉलेज का पता नहीं क्या स्थिति है, कई बार अभी तो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो बोलते हैं ना पिंग पोंग होता रहा कि बन रहा है नहीं बन रहा है, हाँ बनेगा ज़रूर, कब बनेगा, कब
पिछले इतने साल तो 10 साल इन्होंने उस चीज़ में इसी में निकाल दिए। वेस्ट। तो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो काम हो। अब हमारी तो इच्छा है कि काम हो, आगे मौका मिलेगा, भगवान मौका देगा तो ज़रूर करेंगे। इस सेशन में आपको काफ़ी मौका मिला अपनी बात रखने का। आपने लगातार बात रखी विषैले पानी की, बाढ़ की स्थिति की बात रखी, तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपने की प्रदूषण और पर्यावरण की, खासकर घग्गर को लेकर। तो क्या आपको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिली? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। देखो उन्होंने दिया रिप्लाई भी मतलब खाना पूर्ति हुई? हाँ, मतलब बता देते हैं अच्छा जी हमने यहाँ पे ये यहाँ पे, लेकिन उसको दुरुस्त किया है क्या आपने? जो STP हैं दूसरे कहाँ हैं? सब तरफ से हैं भी नहीं और काम भी नहीं ठीक से कर रहे हैं, उस पर कोई चेक नहीं है। वो तो सिर्फ कॉलम भर के देने जवाब देने वाली बात लगती है। वरना अगर इतना काम ये कर दें तो फिर इतना प्रदूषण हो क्या? तो इच्छा शक्ति नहीं है, ना इन विभागों को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ना इनको प्राथमिकता में रखा जाता है इन चीज़ों के लिए। फिर मैं वही कहूँगी, सोच होना चाहिए। आपके क्षेत्र में खासकर पहले कालांवाली में 4-4 मंत्री डेरा डालते हैं, लेकिन कांग्रेस की नगर पालिका बनती है। अब उकलाना की जीत, वो भी काफ़ी अंतर से बीजेपी हारती है, उसको कैसे देखते हैं? देखो लोगों का है मन कि बदलाव आए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले चुनाव तक जब आम चुनाव होगा लोग दिखाएंगे। मैं ये भी कहूँगी कि अब SIR रोल आउट हो रहा है, सभी लोग वोट्स पर ध्यान दें, गलत वोट गलत ढंग से ना कटें, सही वोट ना कटें, जो गलत हैं वो तो कटें। लेकिन आपने देखा कि यहाँ अपील दलील बेमायने सी कर दी है इस सरकार ने। चुनाव सुन ही नहीं रहा। इन चीज़ों में जनता को जागरूक होना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां अपना काम करेंगी, हमारा काम है वो हम करें, लेकिन हर नागरिक को जो अधिकार मिला है कानूनन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अपने अधिकार का उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे देश में देखो आज़ादी और आज़ादी के बाद से जो कहा जाता है कि 70 साल में क्या हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहा है। और कोई भी देश पोस्ट कॉलोनियल जो गुलाम देश थे दुनिया भर में, आप बता दीजिए एक भी देश हो जहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट या लोकतंत्र रहा हो। अपने आसपास देखो पड़ोस में देश, कितने ही देश देख लो, पाकिस्तान ले लो, नेपाल ले लो, आप श्रीलंका ले लो, आप बर्मा ले लो, म्यांमार ले लो, आप उससे आगे भी चले जाइए, इवन इंडोनेशिया, आप मलेशिया, थाईलैंड, सब जगह अनस्टेबल रहा है। अपने यहाँ स्टेबिलिटी रही है। ठीक है, चुनाव में कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन चुनाव होते रहे। लेकिन अब उस चीज़ को बचाने के लिए देश को खड़ा होना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। अपने अधिकारों का हनन ना हो, इसकी जिम्मेवारी जहाँ पार्टियों की तो है लेकिन नागरिक की भी है। तो सबको इस चीज़ के बारे में जागरूक होकर, ताकि ना तो कोई गलत कर सके और ना गलत होने दे, इन चीज़ों का सबको ध्यान देना पड़ेगा। आपने वोट कटने की बात कही। असम पांडेचेरी के बाद पश्चिम बंगाल की जो जीत हुई है उस पर बीजेपी बड़ा दावे कर रही है, तो आपको क्या लगता है ये जो 71 लाख वोट वहाँ कटे हैं उसी का असर है? देखो वो भी है, और उससे पहले भी राहुल जी ने भी इस बात को बार बार उठाया है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना कहीं तो गड़बड़ है। और इलेक्शन कमीशन पर क्यों इतने बड़े सवालिया निशान उठे हैं? अगर वो निष्पक्ष और फ्री और फेयर इलेक्शन करवा रहा होता है इलेक्शन कमीशन, तो इतने सवालात नहीं उठते, लेकिन उठ रहे हैं। क्यों उठे? आने वाले समय में तो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में भी चुनाव होना है। पंजाब में भी होना है, सब जगह होने हैं चुनाव। तो नहीं, इनके दावे तो अभी से हैं जो भी है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ हम अपना ध्यान रखें। 2024 में कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल सर्वे सब बता रहे थे सरकार आ रही है, नहीं आई, लेकिन 2029 के लिए क्या तैयारी है? 29 के लिए देखो तैयारी तो पूरी, अब तो संगठन भी बन चुका है, बन रहा है पूरी तरह से नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्दी होगा, बनेगा और कायदे से बनेगा। क्योंकि इलेक्शन में तो हर एक की ज़रूरत, हर वर्कर की और हर वोट की ज़रूरत होती है। और भाजपा जैसी पार्टी से हमें, जो कि 2 बार इन्होंने चुनाव छीना है, अब हमको वापस छीनना पड़ेगा। जैसे मैंने इतने रिकॉर्ड बताए आपके नाम हैं या आपके परिवार के नाम हैं, कांग्रेस के एक बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़े लोग ऐसा चाहते हैं कि हरियाणा में भी ऐसा रिकॉर्ड बने कि महिला मुख्यमंत्री बने।
मतलब आपसे जुड़े लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये मौका ईश्वर देता है तो आपके पास क्या रोड मैप है हरियाणा को सुधारने का? जुड़े हुए लोगों की बात तो ये है कि सब वेल विशर होते हैं, तो जुड़ना तो कोई व्यक्तिगत वो बात नहीं, पूरी पार्टी हमारी है, हम पूरी पार्टी के हैं और सभी लोग कांग्रेस विचारधारा में, नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। तो इच्छाएं तो बहुत लोगों की हो सकती हैं, किसी की मोनोपोली तो हो नहीं सकती। नहीं, आप में नेतृत्व की क्षमता है तभी उम्मीद करते हैं। आगे काम करेंगे, फिर पार्टी फैसला करेगी। ईश्वर मौका देता है तो आपके पास रोड मैप है, किसानों की हालत सुधरे, स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है, नीट का एग्ज़ाम आप देख रहे हो, कल फिर उनका प्रदर्शन है। देखो, हर तरह से हर वर्ग की भलाई के बारे में कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं है कि केवल एक वर्ग की भलाई करो और बाकियों के हाथ में कटोरा दे दो। जब तक ऊपर नहीं उठेंगे लोग, तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारा अटूट विश्वास है और मेरा भी यही विश्वास है कि जो सबसे वंचित लोग हैं, चाहे वो गरीब है, गरीब से गरीब है, SC BC है, या किसी भी वर्ग में, सामान्य वर्ग में भी जो गरीब हैं, सबसे पहले उनको ज़रूरत होती है। और फिर हमको भविष्य का जब सोचना है तो सबको अच्छी शिक्षा मिले। स्कूल बंद हुए जाते हैं, निजी क्षेत्र में स्कूल खुल रहे हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर्स की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान अगर दिया जाए, स्कूलों की जो बदहाली है वो आप देख रहे हैं, बिल्कुल, तो सही ढंग से टॉयलेट नहीं। अब मीटिंग हम लेते हैं, मीटिंग में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत दावे होते हैं सरकारी, हाँ जी ठीक है जी, ठीक करेंगे जी, ये सब चल रहा है। तो बिजनेस एज यूजुअल तो काम करेगा नहीं। तो विज़न तो यही होनी है और विज़न यही है कि हम आगे के लिए, भविष्य के लिए जो अपनी युवा पीढ़ी है उसको ऐसा तैयार करें ताकि उसका पूरा योगदान हो अपने भविष्य में भी, अपने समाज के, राज्य के भविष्य में और देश के भविष्य। जब तक वो स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और ये स्कीमें ला के और स्कीमों के नाम बदल के कुछ नहीं होने वाला जो ये सरकार कर रही है। आपने इच्छा शक्ति चाहिए, दिल चाहिए, दिल साफ चाहिए। आपने स्टूडेंट पे चिंता व्यक्त की। अभी नीट का पेपर आपके सामने लीक होता है, एस्टेट का पेपर कभी रखा जाता है, कभी कैंसिल हो जाता है, जो ये स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ का मतलब है आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नीट में कितने 22-23 लाख जो बच्चे, उनका आप सोचो क्या हाल हुआ होगा, उनके परिवारों का क्या हाल हुआ होगा। कैंसिल कर रहे हैं, फिर दोबारा से आप टेस्ट कर रहे हैं, तो मानसिक स्थिति सोचिए ना लोगों की क्या। और आगे इंसान वहीं पे डिमोरलाइज हो जाता है कि सिस्टम हैज़ फेल्ड अस। ये बच्चों की कोई गलती नहीं, सिस्टम ने उनको लेट डाउन किया है। अभी ताज़ा असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्ट आती है, उसमें हरियाणा से बाहर के लोग लगते हैं और हमारे यहाँ तो PhD होल्डर हैं, उनको भी PN की पोस्ट मिल रही है। नहीं, वो तो कह दिया ना इन्होंने कि यहाँ तो कोई शिक्षा है ही नहीं, यहाँ के लोग भी निकम्मे, यहाँ के शिक्षण संस्थान भी निकम्मे, बेकार हैं, यहाँ पे लोग लायक हैं ही नहीं, सब नालायक हैं यहाँ पर। ये तो खुद चेयरमैन बोल रहे हैं इस सरकार के। वो बिल्कुल, उन्होंने आलोक जी ने बोला, सबको नालायक करार कर दिया है। मतलब हरियाणा के यूथ का अपमान नहीं है ये तो हरियाणा के यूथ का क्या, ये तो इस सरकार अगर ये देखे, ये तो इनके मुंह पर इन्हीं के लोग तमाचा मार रहे हैं। खुद चेयरमैन ये बात कह रहा है, खुद चेयरमैन अपनी सरकार के बारे में बोल रहा है कि किसने 10 साल तक किया क्या है। जो बच्चे युवा अवस्था में अब तक यहाँ तक आए हैं, तो 10 साल उनके बहुत अहम रहे हैं ना उनकी शिक्षा में जी। तो इस सरकार ने क्या किया है, ऐसे लोग पैदा किए हैं। आपने नशे को लेकर चिंता व्यक्त की, हमारे पॉडकास्ट में भी की और आपने लोकसभा में भी की, लेकिन उसके साथ जो डंकी रूट है, विदेशों, मतलब युवाओं का पलायन हो रहा है, इंडस्ट्री कोई है नहीं, नए स्टार्टअप लग नहीं रहे, और अगर जा रहे हैं तो डंकी रूट से जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल होता है, कितने बच्चे चले जाते हैं रास्ते में, उनके साथ क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। कई बार हमको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात भी करनी पड़ती है बच्चों के लिए। आगे भी विदेश में मैं गई हूँ, वहाँ पर अपने यहाँ के बहुत बच्चे मिले हैं। पहले केवल GT रोड जो वहाँ के ज़्यादा होते थे, लेकिन अब हर जगह के बच्चे मिलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ बता भी देते हैं हम ऐसे आए। तो अब बहुत से लोगों का मन नहीं था जानने का, लेकिन उनको लगा कि यहाँ पर नहीं है। अच्छा, सिर्फ वो भी डंकी रूट भी एक चीज़ है। दूसरा आप ये देखो ना, नौकरियों के लिए जहाँ जो वॉर वाली देश हैं वहाँ जाके नौकरियाँ कर रहे हैं, युद्ध में धकेला जा रहा है, उनको धक्के से वहाँ के फौज में डाल दिया जाता है। तो मतलब जान पर खेल रहे हैं वो बच्चे भी और उनके माँ बाप भी।
क्यों ऐसी स्थिति पैदा की है इस सब? फतेहाबाद का उदाहरण हमारे सामने, आप जाके भी आए उनके घर। बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है, सभी अपने ही बच्चे हैं ना। इससे हटके पूछूंगा, आपकी सादगी के पीछे क्या कारण है? आप इतनी बार मंत्री रही, हाई प्रोफाइल रहे, कदावर नेता रहे, लेकिन बड़े सादे ढंग से जीवन व्यतीत करती हैं। नहीं, इतनी सादगी क्या, ठीक है, अच्छा है, सादगी भी इतनी भी नहीं है, दिखावा नहीं करती मैं किसी चीज़ का। और हाईली क्वालिफाइड होने के बाद आज भी आपको पढ़ने सीखने की अभी भी रुचि है? अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। म्यूजिक की? म्यूजिक तो सुनना तो किसको नहीं अच्छा लगेगा, म्यूजिक तो जिंदगी में अच्छा ही लगता है। किस टाइप का म्यूजिक सुनती हैं? हर तरह का सुन लेते हैं, पुराने गाने अच्छे लगते हैं, उनमें लय ज़्यादा है। आजकल वाले भी अच्छे लगते हैं, शादियों में बजते हैं, लेकिन वल्गर नहीं होने चाहिए। देखो, इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। आजकल जो ये एक ओपननेस के नाम पर वल्गैरिटी आ गई है ना, वो बहुत गलत चीज़ है। हमारे युवा पीढ़ी को, सबको ख़राब कर रही है। हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। संस्कृति भी ख़त्म हो रही है। और क्या सिखाना चाह रहे हो आप बच्चों को, और क्या दिखा रहे हो आप? ये कोई मतलब है इसमें? सिर्फ केवल ये कहना कि फ्रीडम, व्हाट इज़ फ्रीडम? फ्रीडम ऐसे थोड़ा ही होता है। समाज है, समाज के कुछ कायदे होते हैं, कुछ बातें होती हैं, माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं, वरना परवरिश तो होगी ही नहीं। ये इस चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, जो ये वल्गैरिटी ले आते हैं, ये बहुत गलत है। इस बार के कार्यकाल में, और कार्यकाल तो आपके बड़े रहेगी, लेकिन इस बार के कार्यकाल में खासकर लोकसभा में कोई खास बात जो आपने रखी हो, सरकार ने मानी हो? देखो, लोकसभा भी अब वो लोकसभा नहीं है पहले जैसी ना, बिल्कुल भी नहीं। ना सरकार का वो रवैया, वो रिस्पॉन्स, अब वो वाली बात नहीं है। पहले भी हमने बहुत बार लोकसभा में रहे हैं, सौभाग्यवश बहुत बार मंत्री रहे, सत्ता में रहे, ऑपोजिशन में हैं। लेकिन जब हम सत्ता में थे, हम ऑपोजिशन के कोई लोग जो भी अपनी बात उठाते थे, हम उनसे बातचीत करते थे, उनके कार्य करवाते थे, और हमारा विश्वास था कि सबको साथ लेके चले। मैं मंत्री थी, हम सब प्रदेशों को पैसा देते थे। गुजरात को हम कितना पैसा देते थे, हर स्टेट को हमने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन हरियाणा के साथ तो भेदभाव हो रहा है। अब बहुत बदल गया, जबकि सरकार इनकी है। आप ये देखिए, इस सरकार के अलावा आप देखिए, सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार। आप सरकार के अलावा देखिए, खिलाड़ी दे रहा है हरियाणा, और खेलों का पैसा जा रहा है गुजरात। पैसा भी गुजरात जा रहा है। बहुत सी चीज़ें आ रही हैं जो बार बार कमेटियों के माध्यम से उजागर होती हैं चीज़ें, कि कैसे फंड्स का, जो कि पब्लिक मनी है, उसका कैसे दुरुपयोग होता है। हमारे यहाँ के इतने, देखो हरियाणा ने तो बहुत अच्छी पनीरी पैदा की है स्पोर्ट्स में जी। अब उनको क्या आप ढंग से नर्चर कर रहे हैं? क्या उनको आप तैयार कर पा रहे हैं? कि वहाँ भी किस तरह की वो चलते हैं आपस में भेदभाव, फेवरेटिज्म, गलत है। तो मेरा लास्ट ये है कि आप हरियाणा वासियों के नाम, हमारे दर्शकों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर युवा पीढ़ी के नाम? बलजीत जी, आपका मैं एक तो धन्यवाद करूँगी, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, कुछ बातें आपसे शेयर कर पाए। बहुत सी बातें आगे भी कभी फिर और करेंगे डिटेल में, लेकिन आज के दिन यही है, चिंता सबको है हमारी युवा पीढ़ी की, बच्चों की, कि आगे उनका भविष्य भी अच्छा हो, और उनका भविष्य अच्छा होगा तो हमारे समाज का और हमारे राज्य का भी भविष्य, देश का भी भविष्य अच्छा होगा। तो इसको बहुत संजीदगी से, गंभीरता से लेना चाहिए। और बच्चों को भी मैं ये कहती हूँ कि ये आपके कुछ साल होते हैं जिनमें यू गिव इट योर बेस्ट। मौज मस्ती तो है सारी उम्र, अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आप मौज मस्ती भी ना करो। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ये तो बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं। तो लेकिन एक तो सही दिशा में, और ये देख लो कि कौन से साल हैं जिनमें आप बेस्ट अपना दोगे तो भविष्य आपका बनेगा। और कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए, हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करें ऊपर उठने की, हाथ पकड़ें दूसरे का, उसको भी ऊपर उठाएं, खुद भी ऊपर उठें। ये नहीं कि दूसरे को भी पुल डाउन करें। ये भी एक टेंडेंसी हमको अवॉइड करनी चाहिए। और अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, माँ बाप ने कितने सपने संजोए हैं आपके लिए, वो भी सोचो। और अपने भविष्य के बारे में अभी से इन्वेस्टमेंट करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, और आगे ज़िंदगी आपकी है पूरी, बना लो जो बना सकते। तो जीवन के सक्सेस में रोल मॉडल किसको मानते हैं? अपने पिताजी को? जी बिल्कुल, मेरे पिताजी भी, वो तो एक बिल्कुल ही गरीब परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से उठकर पढ़ाई की। उस समय तो छुआछूत भी बहुत होता था, तो तब उन्होंने वजीफ़ों के सहारे पढ़े, लाहौर तक वजीफ़े लेके पढ़े, वहाँ तक गए। कौन सोच सकता था तब
फिर उनको मौका मिला, पार्टी ने मौका दिया और वो आगे बढ़े, उनके कारण हम आगे आए। और मैं समझती हूँ कि केवल ये नहीं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं, बदलनी चाहिए। और बहुत से रोल मॉडल, एक केवल एक नहीं, बहुत होते हैं, पार्टी में भी हैं और दुनिया भर में अलग अलग। जैसे हमारे हैं नहीं कि 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, तो कब किसका असर आप लेना चाहें या किससे प्रभावित हो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन पॉजिटिव ढंग से होना चाहिए, अच्छी बातें सीखने का अपने मन में भी एक लालसा होनी चाहिए। मैडम MP साहबा, जो आपके जीवन की सादगी का मेरा प्रश्न था ना, उसका मतलब था कि आप बदलाखोरी की राजनीति नहीं करती। आपके पिताजी भी नहीं करते थे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि मैंने सबसे पहले उन्हीं से सीखा। मैंने पहली बार विटनेस किया 84 का चुनाव, तो उनका विक्ट्री जुलूस निकल रहा था यहाँ पर, तो पहली बार तभी आई थी मैं। रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे। पहली बार तभी आई थी मैं, तो मैंने देखा उन्होंने जब धन्यवाद किया, अपने ओपोनेंट्स का भी धन्यवाद किया। तो ये चीज़, एक स्पिरिट मैंने उनसे सीखा। कभी किसी के प्रति ऐसे तो भावना नहीं रखनी चाहिए। हार जीत तो चलेगी, हाँ, एक हिस्सा है, तो गलत भावनाएं नहीं रखें। आपने समय दिया, आपकी ग्रेटनेस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू वेरी मच।